मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने खटीमा क्षेत्र में एक नए क्लब की स्थापना करने की घोषणा की। ये क्लब खटीमा नगर में स्थापित होगा, जिसके लिए आवश्यक जमीन और धनराशि भी प्रदान की जाएगी। इस कार्य को मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल किया गया है, जिससे इसकी त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित की जाए। क्लब की स्थापना से स्थानीय निवासियों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक मंच मिल सकेगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो समुदाय के विकास में सहायक सिद्ध होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही उम्मीद जताई इससे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। क्लब की स्थापना का कार्य भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिससे खटीमा की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नया आयाम दिया जा सके। वहीं उत्तराखंड में अब आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफिस भटकना नहीं पड़ेगा। 60 साल की उम्र होते ही खुद ब खुद वृद्धावस्था पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। कैसे, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में अब पेंशन की टेंशन होगी खत्म। पेंशन के लिए नहीं भटकना होगा ऑफिस। 60 साल की उम्र होते ही खुद पेंशन होगी शुरू। पात्र लोगों का जुटाया जा रहा विवरण। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी तक लाभार्थियों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें आय प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर ग्राम सभा की खुली बैठक से प्रस्ताव पास करवाना भी शामिल था। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होता है, जिसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत कई अधिकारियों से वेरीफाई करवाना होता था। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अधिकारी अब खुद इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, अब ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। दरअसल राज्य स्थापना दिवस से 60 साल की उम्र पूरी करते ही पात्र लाभार्थियों को आसानी से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले ही पूरी कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। निदेशक समाज कल्याण प्रकाश चंद्र ने इस संबंध में निर्देश जारी किया। निदेशक ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि विकासखंड एवं नगर क्षेत्र में निवास कर रहे ऐसे व्यक्ति जो विभाग की ओर से वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता की श्रेणी में आते हैं, 59 साल 6 महीने की आयु पूरी कर चुके हैं, उनके डेटा को अनिवार्य रूप से 15 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध करवाया जाए। इस कार्य में सहयोग के लिए निदेशालय पंचायती राज को अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। सभी समाज कल्याण अधिकारियों को निदेशक शहरी विकास, नगर क्षेत्र में मुख्य नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी से समन्वय करते हर दिन निदेशालय को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अब 60 साल की आयु पूरी करने के बाद पात्र लोगों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों की पात्रता के बारे में विभाग 6 महीने पहले ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। ऐसे में उम्र पूरी होते ही कुछ औपचारिकताओं के बाद आसानी से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 5.5 लाख से ज्यादा लोग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। सरकार का मकसद है वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लोगों को भटकना न पड़े, उन्हें सहूलियत हो। सीएम धामी के निर्देश पर एडवांस में ये डाटा मंगाया गया है। ठीक 60 साल पूरा होते ही ऑटोमेटिक मोड में अब वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और उत्तराखंड में बिजली कंज्यूमर्स के लिए है गुड न्यूज। उत्तराखंड के लोगों को अब बिजली पर सब्सिडी जो मिलने वाली है, इसके लिए प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने शासनादेश भी जारी कर दिया। इस आदेश के मुताबिक ये योजना 1 सितंबर 2024 से लागू हो गई। प्रदेश के लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार हिम आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत कंज्यूमर जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। यानी अब उनको बिजली के बिल में राहत मिलेगी। हिम आच्छादित क्षेत्र का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए ही योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी देने का फैसला राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को विश्वास है कि ये सभी कदम राज्य को ऊर्जा संपन्न आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ राज्य की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का भी आज हस्तांतरण कर रहे हैं और यह योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है सभी के लिए घर, इसको उनके संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कुल 768 आवासीय इकाइयों में से 416 इकाइयों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा हो चुका है और 110 लाभार्थियों के उनके घरों की चाबी सौंपने का सौभाग्य भी आज हम सबको मिला है। और जब भी हम ये चाबियां सौंपते हैं तो मन में एक बात जरूर आती है कि ये केवल ईंट पत्थर का एक घर नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के सपनों की एक नई शुरुआत है जो वर्षों से एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य सरकार के सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में सब्सिडी लेने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या करीब 11,50,000 है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने विद्युत भार 1 किलोवाट तक और हर महीने 100 यूनिट तक बिजली वो यूज करते हैं, उनको भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं उत्तराखंड में मानसून की विदाई में 1 सप्ताह से 10 दिनों का समय है। इन दिनों में मानसून अपनी पूरी कसर निकाल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों की गर्मी और उमस से बारिश ने राहत दिलाई। वहीं फिर से पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। देखिए इस रिपोर्ट। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। सितंबर में मई जून जैसी गर्मी ने किया बेहाल। गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश के आसार। उत्तराखंड में मानसून धीमा पड़ते ही गर्मी एक बार फिर सितम ढाती नजर आ रही। बीते 4 दिनों से उत्तराखंड में बारिश के न होने से देहरादून का तापमान 36 डिग्री पार चला गया है। एक बार फिर गर्मी से लोग परेशान हैं। दरअसल ऐसा 50 साल बाद हुआ है कि जब सितंबर के महीने में तापमान 36 डिग्री पार गया। लोगों को एक बार फिर मई जून की गर्मी और उमस के दिन सता रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में दिन रात गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल। तापमान में वृद्धि होने के चलते देहरादून के वाटरफॉल और पानी वाली जगहों की ओर लोग रुख करते नजर आ रहे हैं। इस बीच आज से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। उत्तराखंड में अभी विदा नहीं हुआ मॉनसून।
आज पहाड़ों से मैदानों तक बरसेंगे बादल। बारिश पर फिर सामने आया अलर्ट। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 25 सितंबर से उत्तराखंड का मौसम बदलने की संभावना है। 25 और 26 सितंबर को राज्य में एक बार फिर रेन एंड थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश भर के पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में बढ़ा हुआ तापमान भी गिर जाएगा और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर 25 के लिए देख रहे हैं तो कुछ जगहों तक में खासकर कुमाऊं रीजन में मिलनी चाहिए और कहीं कहीं पर जो है जो हमारा गढ़वाल रीजन भी है उसमें भी उत्तराखंड में मिलनी चाहिए 25 तारीख में। तो इस तरह की स्थिति है। आज भी अगर देखेंगे 24 को तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें कहीं कहीं मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए, तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है। और साथ में जो हवा की दिशाओं में भी परिवर्तन है, अभी तक वो नहीं आया है। जो मानसून का एक तरह से जो है साउथ ईस्टर्ली विंड्स है वो अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स को लेंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर उसी वजह से ये जो है इस समय बड़े हुए आपको दिख रहे हैं। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में मौसम साफ होने के चलते और चटक धूप खिलने की वजह से राजधानी के सामान्य तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। देहरादून का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 1994 में सितंबर के महीने में देहरादून का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं अब आसमान में बादल नहीं दिख रहे हैं और उत्तर पश्चिमी हवाएं भी नहीं चल रही हैं। इसकी वजह से लोग उमस से परेशान हैं। मौसम में बदलाव, 4 धाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद। जहां एक तरफ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस परेशान कर रही है, तो वहीं पहाड़ों की ओर लोग रुख कर रहे हैं। मौसम साफ होते ही 4 धाम यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 22 दिनों में 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट चमोली के थराली पहुंचे, जहां शिशु मंदिर थराली में आयोजित बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान के लक्ष्य को तय समय पर पूरा करने का आह्वान किया। महेंद्र भट्ट ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ रहा है, पार्टी को और मजबूत कर रहा है और इसके लिए पूरे जी जान के साथ मैदान में उतरकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने निकाय चुनावों और पंचायती चुनावों में दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं को कम से कम 500 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष चमोली रमेश मैखुरी, थराली विधायक भूपाल राम टमटा समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। उत्तराखंड की अधिकतम विधानसभाओं के किसी एक मंडल में जाना हुआ है और हमने इस समय थराली मंडल में थराली विधानसभा मंडल है सदस्यता बड़े समाज हर वर्ग के लोग से जुड़े, उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। मुझे बताते खुशी है कि लगभग 11,000 से ज्यादा सदस्य अभी थराली मंडल में हमारी थराली विधानसभा बन चुके हैं। कल और 29 तारीख 2 दिन हमारे कल 3 दिन से 29 तारीख को मन की बात है और हमारा कार्यकर्ता गांव के प्रत्येक दरवाजे तक जाएगा, केंद्र प्रदेश सरकार पहुंचाएगा और भाजपा से सब लोगों को की तारीख में सदस्यता के पक्ष के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता पार्टी से सदस्यों को छोड़े तो चुनाव में उसका लाभ मिलता है। या पंचायत चुनाव है, चुनाव है, हमारे हर विधानसभा का चुनाव होता है, हम कार्यकर्ता बल करते हैं। यही कारण 18 करोड़ सदस्यों के बाद हमने तीसरी बार देश में सरकार बनाई है। वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार और सेलाकुई के आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रेच केंद्र यानी कि पालना के तौर पर अगले महीने अक्टूबर से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
जहां महिलाएं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए वहां पर छोड़ सकती हैं। बेफिक्र होकर उन्हें वहां पर छोड़कर काम पर जा सकती है। ये दोनों पालना मॉडल केंद्र के तौर पर खोले जा रहे हैं। इसके बाद 5 जिलों के 32 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी क्रैच केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्या ने सभागार में विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 5,713 बच्चों के लिए जुलाई महीने के 171 लाख रुपए और 5,673 बच्चों के लिए अगस्त महीने के लिए 170 लाख रुपए यानी कि कुल मिलाकर 3,41,58,000 की धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया। इस बैठक में नंदा गौरा योजना समेत महिला कल्याण उत्थान से जुड़ी हुई अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में महिला कल्याण के निदेशक प्रशांत आर्या, उप निदेशक विक्रम सिंह, सीपीओ मोहित चौधरी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मंत्री जी ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में देरी और अफसरों के सुस्त रवैये पर नाराजगी जताई। निर्देश जारी किए कि विभाग जल्द से जल्द खाली पड़े हुए पदों पर नियुक्तियां करे, उन्हें भरे। लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में जहन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं, तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिकी के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वह उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5,673 बच्चे, उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी गई है। उत्तराखंड के अंदर जहां सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाकर निकाय चुनाव को फतेह करने में लगे हुए हैं, जसपुर नगर पालिका के चुनाव को लेकर बसपा एक्टिव मोड में नजर आने लगी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव में भी अपना परचम लहराना चाहती है। प्रत्येक नगर पालिका और नगर निगम की सीट पर जीत हासिल करने के मकसद के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने जसपुर में बसपा के प्रदेश पदाधिकारी पहुंचे। बसपा के नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी के निवास पर प्रदेश के पदाधिकारियों का वहां पर जोरदार स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं का वहां पर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा वहां पर मीटिंग का आयोजन हुआ, जिस बैठक में बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष VR धोनी ने बसपा के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी को चुनाव जीतने के टिप्स दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर पार्टी को जोड़ने की बात कही, लोगों को पार्टी से जोड़ने की बात कही। वहीं जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार गौतम ने कहा कि पिछले 15 सालों से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नगर पालिका के चेयरमैन पद पर जीत दर्ज करता आ रहा है। इस बार भी जसपुर नगर पालिका चेयरमैन जिताकर बसपा अपना परचम जरूर लहराएगी। कांग्रेस और बीजेपी को एक बार फिर से हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भाई, आगामी नगर निकाय के चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम जन जन तक पहुंचकर नगर निकायों के चुनाव की मजबूती के लिए ग्रास रूट पर जाके काम करें और इन चुनावों में किस तरीके से फतेह हो, और इस अभियान में हम सभी लोग लगे हुए। जसपुर में लगातार तीसरी बार भी हमारा प्रत्याशी जो है नगर पालिका में जीतता चला आया है। इस बार भी हम दमखम से हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग लेके सेक्टर अध्यक्ष से लेके और हमारा प्रदेश अध्यक्ष तक जितने भी हमारे पदाधिकारी है सब मतलब जीत जान से लगे हुए हैं। और मैं खुद जिला अध्यक्ष यहाँ हर हफ्ते जसपुर में आता हूँ और आने के बाद यहाँ पूरी स्थिति देखता हूँ और जसपुर की सीट जिताने के लिए हम जी जान से मेहनत करने पे लगे हुए हैं और जिता के छोड़ेंगे। हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हमने अपने पदाधिकारियों को चुनाव जिताने के टिप्स दिए हैं। वो हमारे गोपनीय टिप्स हैं और जब हमारी सीट जीत के आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। चौथी बार भी हमारा जो प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से या बहुजन समाज पार्टी का नगर पालिका का चेयरमैन बन के निकलेगा।
2 दिन पहले दून हॉस्पिटल के महिला वार्ड के बाथरूम में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने की घटना की संवेदनशीलता की दृष्टि के मद्देनजर एसएसपी देहरादून ने दून हॉस्पिटल और दून पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर के निरीक्षण के दौरान एसएसपी को कई सारी खामियां भी सामने देखने को मिली। सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन रूम बंद मिला। सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बहुत कम थी और जो कैमरास थे भी उनमें से आधे काम नहीं कर रहे थे, जिस पर एसएसपी ने अस्पताल प्रशासन को कैमरों की संख्या बढ़ाते हुए 24 घंटे निगरानी को कहा। बता दें आपको, अस्पताल के शौचालय में नवजात का शव मिलने के बाद से दून अस्पताल की निगरानी पर, वहां की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस प्रकरण में एसएसपी ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर जांच के निर्देश दे दिए हैं। दून अस्पताल के महिला वार्ड के शौचालय में ये घटना घटी थी।